I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. तो मेरा नाम विकास, अपने चैनल फ्री क्लासेस गाजी आपका का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने डेप्रिसिएशन के बारे में वीडियो बनाई थी। डेप्रिसिएशन सारी की सारी पांचों की पांचों वीडियो हमने डाली है और पांचों वीडियो में हमने यूपी बोर्ड के हिसाब से सारे ही टॉपिक्स में कवर अप कर लिए हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, जो चैप्टर आता है पार्टनरशिप, साझेदारी। ये साझेदारी का पहला भाग है, जिसके अंदर हम आपको साझेदारी के बारे में कुछ उसकी उत्पत्ति, कुछ नियमों का, कुछ उसके कारण किस वजह से हम उसको उत्पत्ति हुई थी, ये सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। चलते हैं आज चैप्टर के आगे हम। साझेदारी की उत्पत्ति कैसे हुई? आप सबको पता होगा कि सबसे पहले जब साझेदारी बनी थी, तो साझेदारी बनने से पहले सिर्फ एक ही तरह का व्यापार चलता था, उसे बोलते हैं हम एकल व्यापार। इंग्लिश में बोलते हैं सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड में कुछ ना कुछ कमियां होती थी, दोष होते थे अपने। अब दोष या कमियां क्या होती थी? उन दोष कमियों को भी पूरा करने के लिए हमने साझेदारी का आविष्कार किया था। दोष थे हमारे सीमित पूंजी। पहला एग्जांपल हमारा जैसे है सीमित पूंजी। सीमित पूंजी का मतलब होता है कि लिमिटेड कैपिटल। पहले क्या होता था सोल ट्रेड के अंदर, एक व्यापारी जो सारे ही फैसले खुद लेता था, तो उसके पास कैपिटल होती थी, लिमिटेड होती थी। जब लिमिटेड कैपिटल है तो व्यापार को आगे बढ़ाने में उसको दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। तो उन्हीं दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए साझेदारी का आविष्कार हुआ। ऐसा ही अगला एक दोष है अपूर्ण योग्यता, अल्प कुशलता। अपूर्ण मतलब कि उसकी योग्यता पूरी नहीं है व्यापार करने के लिए, या वो उतना कुशल नहीं है उस व्यापार करने के लिए। आपने सुना होगा कि हर किसी का पैसा नहीं होता, पूंजी नहीं होती, और पूंजी होती है तो उतनी कुशलता नहीं होती। कुशल व्यक्ति का पैसा पूंजी नहीं होती है और पूंजी वाले व्यक्ति के पास कुशलता नहीं होती। तो यह आवश्यक नहीं है हर व्यक्ति का पूंजी हो, प्रबंध कुशलता हो या ज्ञान हो, बिजनेस का ज्ञान हो, व्यापार का ज्ञान हो। तो इन्हीं दोष और कमियों को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर साझेदारी का आविष्कार किया था, और एक सीढ़ी बाई सीढ़ी साझेदारी में बदलाव हुए थे। आज के टाइम में जब साझेदारी देखोगे वो एकदम से नहीं बनी है, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी बनी है। आगे चलते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं हम इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में। अर्थ और परिभाषा, आप जितने बार अर्थ पढ़ोगे, जितनी बारी भी आप अर्थ पढ़ोगे, तो अर्थ ही परिभाषा के रूप को चलाता है, और जितने भी आप आगे इसके विशेषताएं पढ़ोगे वो सब अर्थ परिभाषा से निकल कर आएगा। तो बात करते हैं अर्थ की। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से किसी वैध, वैध बोलते हैं हम कानूनी, लीगल, किसी लीगल व्यापार के संचालन और उससे अर्जित लाभ को बांटने, उसमें निजी धन, अपना निजी धन, संपत्ति, श्रम, कुशलता आदि लगाने को सहमत हो जाते हैं, तो साझेदारी कहते हैं। यहाँ बात करिए वैध व्यापार की, लीगल बिजनेस की। लीगल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसे सरकार ने अनुमति दी है और परमिशन दी है। ऐसा कोई व्यापार नहीं इसके अंदर नहीं आएगा जो सरकार ने बैन कर रखा हो, जैसे कि आपका ड्रग्स का हो गया, हथियारों का हो गया, और अवैध लिक्वर का हो गया, शराब का हो गया। ये सब बिजनेस के अंदर नहीं आएंगे। कोई भी ऐसा व्यापार नहीं आएगा सरकार ने बैन कर रखा हो। आप सिर्फ उसी व्यापार को इसके अंदर डाल सकते हैं जो सरकार की परमिशन के द्वारा चल रहा होगा, उसको आप लीगल बिजनेस बोलोगे। इसके आगे करा कि अर्जित लाभ, जो भी आपका लाभ अर्जित होगा, कमाया जाएगा, उस लाभ को बांटना, और उस व्यापार के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो आपका निजी धन, संपत्ति, श्रम, कुशलता आदि को लगाने के लिए सहमत होंगे। तो ऐसे व्यापार को हम क्या बोलेंगे? साझेदारी व्यापार। ऐसे व्यापार को हम बोलेंगे साझेदारी व्यापार। उससे ये जो साझेदारी व्यापार की अब परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो हमने एक परिभाषा आपको दी है, ये परिभाषा आपकी भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार है। ऐसा हुआ था कि सन 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम बना था। उस अधिनियम के अंतर्गत ही सारी साझेदारी की धाराएं आती हैं, और उसके अंतर्गत ही आपके कुछ रूल रेगुलेशन आते हैं। तो वही धारा 4 के अनुसार हम इसकी परिभाषा देखेंगे जो सरकार ने इसके अंदर परिभाषा डाली है। परिभाषा में कहता है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है, वे व्यक्ति जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का समझौता किया है, या तो वे सब चला रहे हों या उन सबकी ओर से उनमें से कोई एक चला रहा है। भाई, एक ऐसा व्यापार जिस व्यापार का लाभ बांटने के लिए उन्होंने समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है,
उस व्यापार को या तो सब चला रहे हैं या उनमें से कोई एक चला रहा हो। साझेदारी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से साझेदार बोलते हैं। जो भी बिजनेस को चला रहे हैं उनको पर्सनल रूप से आप व्यक्तिगत रूप से आप साझेदार बोलोगे, और जब वो ग्रुप में काम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फर्म। यहाँ आपकी अर्थ परिभाषा समाप्त होती है। अब बात करते हैं इसके आगे तत्व की विशेषताओं की। दोस्तों, विशेषताएं तत्व हमने बात की थी, जब आपका मीनिंग और परिभाषा होती है उसका ही आपका एक मिक्स वर्जन इसके अंदर आता है। अगर आप उसको अच्छे से याद कर लोगे तो आपको विशेषता तत्व को याद करने में बहुत आसानी होगी। पहली विशेषता है लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपका दो या दो से अधिक व्यक्ति। हर व्यापार साझेदारी व्यापार तभी माना जाएगा जब उसमें दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, और बैंकिंग व्यवसाय है तो 10। ये पॉइंट आपका 1 नंबर में आता है। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू कभी कभी पूछ लेता है, ज्यादातर पूछ लेता है कि ज्यादा से ज्यादा साझेदारी में पार्टनर कितने होते हैं, साझेदार कितने होते हैं, तो 50 होते हैं, और बैंकिंग व्यवसाय में 10 होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपसी ठहराव। ठहराव, अनुबंध, समझौता, संलेख, ये सब एक ही चीज के वर्ड हैं, वर्ड की मीनिंग है। तो इसको हम इंग्लिश में एग्रीमेंट ही बोलते हैं। एग्रीमेंट बोल दिया, ठहराव बोल दिया, समझौता बोल दिया। तो ये समझौता जो होता है लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बिजनेस होते हैं क्या कि हम मौखिक ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप इतना पूंजी लगाइए, हम इतनी लगाएंगे, आप इतने पार्ट्स के साझेदार हैं, हम इतने पार्ट्स के साझेदार हैं। तो वो सब मौखिक हो जाता है, और ये लिखित भी हो सकता है। लिखित होना आवश्यक इसलिए माना जाता है कि अगर हमारा आपसी जो समझौता है अगर उसमें कुछ मतभेद हो जाते हैं तो हम उस लिखित समझौते को भविष्य में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका व्यवसाय का वैध होना, लीगल होना, जैसे कि हमने आपको बताया था मीनिंग में और डेफिनेशन में कि जो भी व्यापार आप कर रहे हो वो लीगल होना जरूरी है। फिर उस व्यवसाय का जो लाभ कमाओगे उसे बांटना जरूरी है। ये लाभ जो बटेगा ये अलग अलग रेशो में, परसेंटेज में बढ़ सकता है। व्यवसाय का संचालन, 5वां पॉइंट। संचालन बोलते हैं हम उसको चलाने में, ऑपरेट करने में। यहाँ व्यवसाय को ऑपरेट या तो आप सभी मिलकर कर सकते हो, या आप में से कोई एक करेगा या कुछ करेंगे। मान लो 5 पार्टनर है तो 5 में से 4 पार्टनर्स को चला रहे हैं, 3 चला रहे हैं, 2 चला रहे हैं, 1 चला रहे हैं, 5 चला रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। फिर बात आती है स्वामी एवं एजेंट का संबंध। यहाँ स्वामी और एजेंट दोनों ही होता है एक साझेदार। एक व्यापारी अगर साझेदारी में है तो वह मालिक भी है और वह एजेंट भी है, नौकर भी है। उसको मालिकाना सारे कार्य करने पड़ते हैं, आपको एजेंट वाले सारे कार्य करने पड़ते हैं। असीमित दायित्व, 7वां पॉइंट हमारा। असीमित दायित्व का जो पॉइंट हमारा है, इसमें जो उसकी लायबिलिटी के बारे में बात हुई है। जो भी साझेदार है उसकी जो लायबिलिटी है वो बहुत अनलिमिटेड होती है। इसमें भविष्य में अगर आपको लगातार हानि होती है तो हानि की पूर्ति करने के लिए, उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए एक साझेदार की पर्सनल जो उसकी अपने घर की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो भी बेची जा सकती है उसको पूरा करने के लिए। बात आता है अगला पॉइंट में, पृथक अस्तित्व का अभाव। एक साझेदार साझेदारी से अलग कोई अस्तित्व नहीं रखता। जो भी उसकी पहचान है, जो इसकी रियलिटी है, सब उस पार्टनरशिप से रिलेटेड है। उस पार्टनरशिप से उसका अलग कोई भी अस्तित्व नहीं माना जाता। 9वां पॉइंट आता है हित हस्तांतरण में रोक। एक पार्टनर अपना जो हित है, अपना जो हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा है, वो बिना पार्टनर्स की, बाकी पार्टनर की सहमति के, एक वोटिंग टाइप में वोट होता है, बिना मेजोरिटी के अपना हिस्सा दूसरे साझेदार को या किसी को भी हस्तांतरित, ट्रांसफर नहीं कर सकता। हस्तांतरण मतलब कि ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका 10वां और लास्ट पॉइंट है निहित एजेंसी। हर साझेदार को बाकी साझेदार फर्म के नाम पर किया गया कार्य फर्म के लिए मान्य होगा। अगर कोई भी पार्टनर अपना कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य हमारी फर्म से रिलेटेड है और उसका प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो वो सारा प्रॉफिट एक पार्टनर के लिए है और फर्म के लिए ही माना जाएगा। और एक हर पार्टनर अपनी तरफ से बिजनेस को कैसे भी चला सकता है, मतलब कि उसमें जो काम करेगा वो बिजनेस का अपनी तरफ से वो वर्क कर सकता है, लेकिन वो कार्य सारा उसके फर्म के नाम पे माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। अगले वीडियो में इसके हम संलेख के बारे में बात करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।